नमस्कार दोस्तों। आज जो है 69 बीपीएससी का साथ में और भी जो वैकेंसीज है सीडीपीओ हो गया, डीएसपी टेक्निकल और भी जो रेवेन्यू ऑफिसर वाले, उसका वैकेंसी वेबसाइट पे चढ़ाया गया है और काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है बीपीएससी के द्वारा अपने परीक्षाओं में। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी नोटिफिकेशन को पूरी डिटेल से समझेंगे कि क्या क्या बदलाव हुआ है और कितनी वैकेंसीज है, कैसे क्या है, सारे चीज़ों को हम लोग जानेंगे नोटिफिकेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ये जो नोटिस है, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 69th जो कंबाइंड जो बीपीएससी की परीक्षा है उसका परीक्षा होना है। ये परीक्षा होना कब है तो उसका अभी डेट दिया नहीं गया है फिलहाल इस नोटिफिकेशन में, जो कि आपको कैलेंडर में मिल जाएगा क्या है डेट, किसका कब होना है। यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी स्टार्ट हुई ये भराएगा कब से, यानी कि कब से लोग जो है वो परीक्षा के फॉर्म्स को भर पाएंगे। तो 15 जुलाई डेट है। 15 जुलाई से व्यक्ति जो है इन परीक्षाओं की फॉर्म्स को भर पाएगा। और कब तक भर पाएगा तो 5 जो अगस्त है, 5 अगस्त तक व्यक्ति परीक्षाओं का जो फॉर्म है उसको फिलअप कर पाएगा। तो ये था वैकेंसीज का जो फिलअप है उसका डिटेल। अब हम लोग चलिए मेन जो पीडीएफ है एडवर्टीजमेंट उसमें जाते हैं, जिसमें हम लोग को वैकेंसी का डिटेल्स और सारी चीज़ों को जानने को मिलेगा। तो ये कंबाइंड जो 69th बीपीएससी है उसका ये एडवर्टीजमेंट है जो हम लोग यहाँ पर फिलहाल देख रहे हैं, जो कि बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया आज के दिन। देखिए तो यहाँ पर क्या है ना, सबसे पहला 2 सारणी देखने को मिल रहा है। एक सारणी नंबर 1 जो आपके स्क्रीन पे जो सारणी नंबर 1 है, जिसमें 69 जो बीपीएससी यानी 69th जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है उससे जुड़े हुए वैकेंसीज के बारे में यहाँ मेंशन किया गया। वैकेंसीज इस बार काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर 69 बीपीएससी की जो वैकेंसीज है वो 235 है। 235 है कुल 69 बीपीएससी वाले में। देखिए उसमें कौन कौन से पोस्ट हैं। पहला जो पोस्ट है जिला समादेष्टा, पहला जो पोस्ट है वो जिला समादेष्टा का पोस्ट है, जो कि गृह विभाग में होगा, विशेष शाखा। ठीक है। उसका दूसरा पोस्ट है राज्य कर सहायक आयुक्त का है। तीसरा पोस्ट है वो अवर निर्वाचन पदाधिकारी का। उसके बाद चौथा एक पदाधिकारी का। पांचवा बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उप संवर्ग में। उसका छठा है अधीक्षक मद्य निषेध का। उसके बाद सातवां है जिला नियोजन पदाधिकारी का। और आठवां जो है वह प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी का। राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष का 9वां पोस्ट है। और 10वां पोस्ट जो है प्रखंड जो पदाधिकारी करके कल्याण पदाधिकारी जो है SC ST जो जनजातीय अधिकारी के रूप में है, वो यहाँ पर 10वां पोस्ट है, जो कि 69 बीपीएससी के अंतर्गत आता है। चलिए सारे के डिटेल एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग जिला समादेष्टा की बात करें तो जिला समादेष्टा जो है वो लेवल 9 का जॉब है। लेवल 9 का जॉब है। इसमें कुल मात्र एक ही वैकेंसी है, वो जनरल का वैकेंसी है। ठीक है। इसके लिए जिला समादेष्टा का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? न्यूनतम आयु जो है 20 वर्ष का होगा, यानी 20 वर्ष के हैं आप तो ये वैकेंसी भर सकते। एक ही है यहाँ पर अनारक्षित कोटि में। उसके बाद राज्य कर सहायक आयुक्त है, ये भी लेवल 9 का जॉब है, जिसमें से केवल जो है पिछड़ा वर्ग ओबीसी का 3 वैकेंसीज है और वही टोटल 3 वैकेंसीज ही है। इसका न्यूनतम उम्र कितना है? 22 साल न्यूनतम उम्र है। ठीक है, 22 वर्ष। उसके अवर निरीक्षण पदाधिकारी की बात करें तो ये भी लेवल 9 का जॉब है। इसमें जो जनरल वालों के लिए एक वैकेंसी मेंशन किया गया है और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, जो BC2 है उसके लिए 2 है और पिछड़ा वर्ग के लिए यानी कि BC1 के लिए 1 है। और कुल मिलाकर 4 वैकेंसीज है अवर निरीक्षण पदाधिकारी में। इसकी भी न्यूनतम आयु जो है 22 वर्ष है। आगे बढ़ते एक पदाधिकारी यानी गन्ना उद्योग विभाग में है, ये भी लेवल 9 का जॉब है। इसमें जनरल वालों के लिए 1 है और जो अनुसूचित जाति है ST वालों का 1 है और कुल मिलाकर 2 वैकेंसीज है। इसका न्यूनतम उम्र भी 22 वर्ष है। इसमें एक महिला का एक जो जनरल का जो महिला है उनके लिए भी एक सीट आरक्षण है, यहाँ पर आरक्षित है। महिलाओं वालों का इसी में ही आरक्षण मिलेगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग बिहार शिक्षा सेवा पदाधिकारी की बात करें तो वो लेवल 9 का है, जिसमें एक पोस्ट है जनरल वालों के लिए, एक पोस्ट है ST वालों के लिए। ठीक, एक जनरल वालों का, एक ST का। उसमें से एक महिला का आरक्षण है आपका जनरल में। तो कुल 2 पोस्ट हो गया इसमें, एक जो है महिला आरक्षण है। इसका न्यूनतम उम्र की बात करें तो 22 वर्ष न्यूनतम उम्र है। उसका अधीक्षक जो मेद निषेध है, मेद निषेध वाला में, उसमें वो भी जो लेवल 9 का जॉब है और इसमें जनरल वालों का 1 वैकेंसी है और ST वालों का 1 है, यानी कि अनुसूचित जाति का 1 है। अनुसूचित जाति जो होते हैं SC होते हैं। ठीक है, माफ करिएगा SC, यानी कि SC का 1 है और जो कुल वैकेंसी है 2 है।
उस प्रकार से अधीक्षक मद निषेध में 21 वर्ष जो है न्यूनतम आयु है। ठीक है, उसके बाद जिला नियोजन पदाधिकारी श्रम संसाधन विभाग, ये भी लेवल 9 का है। इसमें 3 जो है जनरल वालों के लिए और 1 जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग और 1 जो है पिछड़ा वर्ग का और 1 जो है आपका वो आर्थिक EWS का 1 है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 6 वैकेंसीज है जिला नियोजन पदाधिकारी में। इसमें न्यूनतम उम्र 22 वर्ष चाहिए। ठीक है ना, कुल 21, 20 और 22 ये न्यूनतम उम्र देखने को मिल रहा है। यहाँ पर महिला का भी एक जनरल में आरक्षण है और एक आपका यहाँ पर पिछड़ा वर्ग में आरक्षण है। उसका प्रखंड पंचायत राज अधिकारी जो है पदाधिकारी वो लेवल 7 का जॉब है। इसमें 13 जनरल वालों का है, 3 जो है अनुसूचित जाति का है, 1 अनुसूचित जनजाति का है, 5 अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है और 3 जो है आर्थिक कमजोर वालों का। कुल 29 वैकेंसीज है प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के लिए। इसका न्यूनतम उम्र वर्ष 21 है और कुल यहाँ पर 8 जो है महिला आरक्षण है। 4 महिला आरक्षण मिलेगा जनरल में, 1 मिलेगा अनुसूचित जाति में, 1 मिलेगा जनजाति में, 1 मिलेगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग में और 1 मिलेगा आपका EWS में। उसका राजस्व अधिकारी जो है उसका पोस्ट लेवल 7 का पोस्ट है। 81 जो है वो जनरल वालों का है, 24 जो हो गया वो SC वालों का है, ST वालों का 1 हो गया और 27 जो हो गया वो आपका है अत्यंत पिछड़ा वर्ग और 15 जो है पिछड़ा वर्ग और 17 जो है वो है EWS का। कुल 168 जो है 168 जो है वो वैकेंसीज है। यानी कि अभी तक जितना भी पोस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी का है, राजस्व अधिकारी वाला। और पोस्ट भी काफ़ी बढ़िया है, लेवल 7 का है लेकिन पोस्ट काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी डिमांडिंग पोस्ट है। उसमें से 24 जो है महिला आरक्षण है, महिला के लिए आरक्षित है, 10 जो है महिला के लिए जनरल में आरक्षित है और 10 जो है वो SCs में, 1 जो है ST में, 11 अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, 5 जो है पिछड़ा वर्ग में, 5 फिर EWS में। कुल 56 जो है महिला आरक्षण है। इसके लिए न्यूनतम उम्र चाहिए 21 वर्ष चाहिए। उसके बाद ये जो आपका जो अनुसूचित जाति जनजाति जो कल्याण विभाग में जो है पोस्ट उस वो भी लेवल 7 का है। इसमें 6 जनरल वालों के लिए, 5 जो है आपका SCs के लिए, ST के लिए 1 है, वो भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है और 1 जो है वो EWS का। कुल मिलाकर 18 जो है वो पोस्ट है यहाँ पर जो जनजाति कल्याण विभाग वाला है उसमें। ठीक है, महिलाओं का 5 आरक्षण है, कुल मिलाकर 21 वर्ष इसका न्यूनतम चाहिए। इस प्रकार से जो 69 BPSC का जो नोटिफिकेशन है उसके अंतर्गत 108 वैकेंसीज है किसके लिए, जनरल वालों के लिए, 35 जो है वो है SCs वालों के लिए और 3 जो है जनजाति के लिए और 37 जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 23 जो है पिछड़ा वर्ग के लिए और 22 जो है वो EWS है। कुल 235 वैकेंसीज है यहाँ पर। ठीक है, कुल 235 है और जो पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए है, पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए भी यहाँ पर 7 अलग से यहाँ मेंशन किया गया है। कुल महिला का 73 पोस्ट आरक्षण है। ठीक है, तो ये पोस्ट था आपका 69 BPSC के लिए। इसी के साथ में आपका जो CDPO है, ठीक है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पोस्ट भी इसी के साथ नोटिफाई किया गया है और साथ साथ जो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष उसका भी इसी के साथ और पुलिस उपाधीक्षक टेक्निकल वाला यहाँ पर वो DSP नॉर्मल DSP नहीं है, टेक्निकल DSP, इसीलिए इसका जो है ना देखिएगा इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग मिलेगा आपको। चलिए इसका वैकेंसीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो है लेवल 9 का जॉब है। इसमें 8 जो है जनरल का वैकेंसीज है, 1 जो है पिछड़ा वर्ग के लिए है, 1 EWS का। कुल मिलाकर 10 वैकेंसीज है, 1 महिला आरक्षण जनरल में ही मिलेगा। ठीक है, तो 21 वर्ष का न्यूनतम उम्र होना चाहिए। उसका वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी ये भी लेवल 9 का जॉब है, 38 वैकेंसी जनरल में है, 16 जो है अनुसूचित जाति में, 1 अनुसूचित जनजाति में, 23 अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, 10 जो है पिछड़ा वर्ग में, 9 जो है आर्थिक कमजोर के लिए और 3 जो वैकेंसीज है वो पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए। तो कुल जो है वित्त वाला में 100 है, तो ये भी काफी डिमांडिंग है। इसमें 100 वैकेंसीज है, 28 इसमें महिला आरक्षण है, 22 वर्ष आपका उम्र हो चुका है तो भर सकते हैं। उसका देखो DSP जो टेक्निकल वाला है उसमें मात्र 1 ही वैकेंसी जनरल वालों के लिए, लेवल 9 का जॉब है और 1 ही वैकेंसी जिसमें मात्र है, न्यूनतम उम्र 20 वर्ष होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये सारणी 2 में अन्य में CDPO और जो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी वाला हो गया, पुलिस अधीक्षक वाला हो गया, उसमें कुल 111 वैकेंसीज है, उसमें से 29 जो है महिलाओं का आरक्षण। तो ये था आपका वैकेंसीज का डिटेल। अब देखिए इसमें जानेंगे कि और भी क्या क्या प्रावधानों को यहाँ पर डाला गया है। ठीक है, तो हम लोग उम्मीद है आप लोगों को वैकेंसीज का क्राइटेरिया जान गए होंगे किस में कितना वैकेंसीज है। अब चलिए हम लोग आते हैं थोड़ा बात करते हैं। एक बात इसमें बताया गया वैकेंसीज को लेकर कि वैकेंसी जो है
हो सकता है, घट बढ़ सकता है, ये एक तरह से संशोधन हो सकता है। ये लगभग सारे नोटिफिकेशन में ऐसा देखने को मिलता है। उसका देखिए एक बात और यहाँ बात कर रहा है कि अगर मान लीजिए वैकेंसीज का जो एप्लीकेशन जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर आ गया तो एक से अधिक पाली में बीपीएससी हो सकता है परीक्षा करवा सकती है, ठीक है, क्योंकि 2-3 वैकेंसियों को साथ में यहाँ पर मर्ज करके दिखाया गया। अब देखिए ना, अलग अलग जो पोस्ट है उसके जो शैक्षणिक योग्यता है उनको भी हम लोग देख लेंगे। जो फॉर्म भराएगा ना, फॉर्म भराएगा बीपीएससी का वेबसाइट पर ही भराएगा, उसको भी ध्यान देते रहना। चलिए आते हैं हम लोग शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। तो 69 बीपीएससी जो 69 के अंदर यानी कि जो सारणी 1 था, सारणी 1 के अंदर जितना भी मेंशनड वैकेंसीज थे ना, सभी का वैकेंसीज के लिए कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्नातक होना चाहिए या उसके समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन करे हों या फिर ग्रेजुएशन के समकक्ष अगर आप कुछ करें, मायने नहीं लगता आप कौन सा परीक्षा में ग्रेजुएशन किए, कौन सा सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किए, आप ग्रेजुएशन करे हैं तो आप 69 बीपीएससी वाले में भर सकते हैं, 235 वाला में जो वैकेंसी वहां भर सकते हैं। अब देखिए क्या स्पेशल जो अलग अलग वैकेंसी है, यहाँ पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी वाला है, इसके लिए आपको स्नातक होना चाहिए, ठीक है, स्नातक का डिग्री होना चाहिए। और वैकल्पिक रूप में, वैकल्पिक यानी कि जो ऑप्शनल इसका एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा पीएलटी पास करने का जो मुख्य परीक्षा होगा उसमें आप क्या क्या ऑप्शनल ले सकते हैं, गृह विज्ञान ले सकते हैं, मनोविज्ञान ले सकते हैं, समाज शास्त्र ले सकते हैं, श्रम एवं समाज कल्याण ले सकते हैं। इनमें से कोई भी एक आपको चुनना पड़ेगा सीडीपीओ के लिए, ठीक है। अब आते हैं वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं उसके समकक्ष वाला में क्या होगा। देखिए इसमें क्या है ना, इसमें किसी भी विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या क्या चीज में आप लोगों को स्नातक करना होगा, सभी विषय का नहीं है, आप दिया गया वाणिज्य में या फिर अर्थशास्त्र में या फिर गणित में या फिर सांख्यिकी में, इनमें से किसी एक विषय में आप डिग्री करें हैं तभी डाल सकते हैं। अब अगर आप आर्ट्स में करें हैं, कोई मतलब इतिहास में, पॉलिटिकल साइंस में, ऐसा वाले नहीं डाल सकते। केवल अगर आप कॉमर्स में किए हैं, इकोनॉमिक्स में किए हैं, मैथमेटिक्स में किए हैं या फिर स्टैटिक्स में किए हैं, तभी आप यह वित्तीय प्रशासन की पदाधिकारी वाला भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है पुलिस उपाधीक्षक, यानी डीएसपी हो गया। डीएसपी टेक्निकल वाला डीएसपी, नॉर्मल डीएसपी नहीं है। अगर नॉर्मल डीएसपी होता तो इतना सारा इसका अलग से क्राइटेरिया नहीं दिया होता। टेक्निकल वाला डीएसपी है तो इसमें आप लोगों को क्या क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपको स्नातक होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रिकल विथ स्पेशलिटी, एक सेकंड, हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ये सब में आप स्नातक होंगे। वो भी क्या, आपका 50% अंक के साथ तभी इसको भर सकते हैं आप, ठीक है। एक ही वैकेंसी है इसमें, और ये जो अगर आप क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, अगर इससे आप ग्रेजुएशन करें तब इसको भर सकते हैं। अगर अनुसूचित जाति जनजाति है तो आपका 45% भी अगर लाए होंगे एग्जाम में तो चल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदक भरते समय आप लोगों को जो शैक्षणिक कॉलम दिया जाएगा, पूछा जाएगा शैक्षणिक योग्यता में, उसमें आपको हर चीज़ों को पूर्ण सूचना डिटेल से भरना होगा कि आपने कौन कौन सब्जेक्ट लिया, कितना मार्क्स लाए, कितना परसेंटेज लाए, सब डिटेल से भरना होगा। या फॉर्म भरेंगे तो आपको दिख ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई शैक्षणिक योग्यता, विशेष शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तभी उस फॉर्म को भरे, नहीं तो क्या होगा कि वो आप तो पद तो नहीं मिलेगा आपका, और वो आवेदन एक तरह से दावेदारी मान्य नहीं हो पाएगा। उसके देखिए राज्य के आरक्षण किनको मिलेगा, अगर कोई आरक्षण लेना चाहते हैं तो राज्य का आरक्षण किनको मिलेगा, जो राज्य की सरकार के सक्षम जो प्रमाण पत्र दिखाएंगे, राज्य सरकार के अंतर्गत यानी बिहार सरकार के अंतर्गत जो प्रमाण पत्र के आधार पर जो बनेगा उन्हीं को मिलेगा। और राज्य के बाहर के अभ्यर्थी अगर महिला के या फिर दिव्यांग जो संबंधी आरक्षण का लाभ लेंगे उनको मिल सकता है केवल महिला और दिव्यांग आरक्षण जो राज्य के बाहर वाला। बाकी राज्य के अंदर वाला अगर ओबीसी का हो गया या फिर SC ST का, वो राज्य के अंदर वाला को ही मिलेगा अगर उसके अकॉर्डिंग जो प्रमाण पत्र दिखाया जाएगा तब, ठीक है। उसके बाद देखिए जाति के आधार पे आरक्षण लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका बिहार में जो है वो स्थानीय निवासी जो प्रमाण पत्र होगा, मूल निवासी होंगे उन्हीं को मिलेगा। उसके बाद अगर आपको क्या क्या देना पड़ेगा, अगर आप SC यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार होंगे तो आपको जाति प्रमाण पत्र और साथ साथ स्थानीय निवासी यानी कि मूल निवासी यानी डोमिसाइल आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा, तभी आपको ओबीसी का जो अगर है उसमें तो उसके अकॉर्डिंग आपको आरक्षण मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ आरक्षण से रिलेटेड चीज हो गया। फॉर्म भरते समय आपका आरक्षण का जो
सर्टिफिकेट बना होगा तभी कोशिश करिएगा कि फॉर्म फिलअप करें, ठीक है। और देखिए अलग अलग कोटि के लिए अलग अलग आपका कोड दिया गया, कोड अलग अलग है, अलग अलग कोटि का अलग अलग कोड। अगर आप एससीज में हैं यानी कि अनुसूचित जाति है तो आपका कोड 2 भराएगा, ठीक है। अगर आप शेड्यूल ट्राइब हैं तो 3 भराएगा। अगर आप एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है EBDC है तो आपका 4 भराएगा। अगर आप BC बैकवर्ड क्लास है तो 5 भराएगा। ये दोनों ओबीसी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, इसी का 2 डिवीजन। उसका EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो आपका कोड 7 होगा। तो ध्यान से भरिएगा ये सब कोड देख के, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, ये आपका जो दिव्यांग है उन लोगों के लिए डिटेल्स है, इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिए अगर दिव्यांग होंगे तब। अगर आप डिटेल्स से अगर इनको जानना है तो आप कमेंट करिएगा, इसके बारे में भी डिटेल से बना दूंगा। अब देखिए उम्र की सीमा की बात करते हैं। उम्र सीमा की गणना कब से होगा? 1/8/2023 से गणना किया जाएगा। 1/8/2023 से गणना किया जाएगा। न्यूनतम उम्र कितना है अलग अलग बताया गया। न्यूनतम उम्र 20 किसी का 21 है, किसी का 22 है, ठीक है। और अधिकतम उम्र कितना है? पुरुषों का अधिकतम उम्र जो है जनरल वालों का पुरुष अधिकतम 37 वर्ष तक भर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो अनारक्षित महिला हो गया या फिर पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला दोनों 40 वर्ष तक भर सकते हैं। उसके अनुसूचित जनजाति और जाति के पुरुष महिला दोनों 42 वर्ष तक भर सकते हैं। ये सारा किसका था? सारणी 1 के लिए, ठीक है। ये आपका सभी के लिए हो गया, सभी हो गया। उसके अलावा देखिए सारणी 1 में जो दिया है यानी कि 69 बीपीएससी वाला है उसमें जो संख्या 1 एवं सारणी 2 में जो संख्या 3 है उसके लिए 20 वर्ष है। ये जो न्यूनतम उम्र है मैंने ऊपर डिटेल में बता ही चुका हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर सिर्फ अधिकतम डिस्कस कर ले रहे हैं। अधिकतम क्या है? अगर आप जनरल में है पुरुष हैं तो अधिकतम आपका 37 वर्ष तक भर सकते हैं। अगर आप जनरल में महिला हैं या फिर ओबीसी में दोनों पुरुष महिला दोनों का 40 वर्ष तक है। और जो SC ST उसका पुरुष महिला का 42 वर्ष तक भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो चीजें जो है जन्म तिथि कहाँ का मान्य होगा? जन्म तिथि आपका जो मैट्रिक सर्टिफिकेट है, मैट्रिक सर्टिफिकेट में जो जन्म तिथि मान्य लिखा हुआ है वही आपका मान्य होगा, ठीक है। दूसरा कहीं का मान्य नहीं होगा, तो ध्यान से देख के भरना है, ठीक है। और एक बात और यहाँ पर दिया गया कि जो संकल्प संख्या 6519 है जो कि पब्लिश हुआ था 10/9/2003 को, उसके अनुसार क्या किया गया? जो अधिकतम बैठने की परीक्षा देने की जो सीमा है उसको खत्म कर दिया गया, जो आपको पता ही होगा। लेकिन क्या है, जो बिहार सरकार के जो चयनित कर्मचारी है मतलब बिहार सरकार में काम करने वाले जो सरकारी सेवा में कर रहे हैं अधिकारी है या फिर कर्मचारी है, उनको कुल 5 अवसर दिया जाएगा जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी उनके लिए, ठीक है। तो ये सब तो खैर नए लोगों के लिए काम की बात नहीं है। अब आते हैं क्या शारीरिक क्षमता की बात करते हैं। शारीरिक क्षमता कैसा होना चाहिए? तो बिहार पुलिस सेवा या फिर जिला समादेष्टा या फिर जिला अग्निशमन पदाधिकारी के लिए पुरुष कितने वर्ष के कितने होना चाहिए उनकी हाइट? तो न्यूनतम ऊंचाई जो होना चाहिए 5 फुट 5 इंच होना चाहिए, न्यूनतम है, उससे अधिक होंगे तभी सही रहेगा। और न्यूनतम छाती का माप क्या है? 32 इंच होना चाहिए, ठीक है, बिना फुलाए 32 इंच न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया अगर अनुसूचित जाति और जनजाति है उनके लिए क्या शारीरिक माप उपलब्ध नहीं है, उनकी न्यूनतम जो है 5 फीट 3 इंच होना चाहिए और छाती का माप बिना फुलाए 31 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो महिलाओं का हाइट दिया हुआ 5 फीट 2 इंच होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो नियमावली जो ख है उसमें दिया गया, उसको देखेंगे हम लोग। अब देखिए शुल्क की बात करें, शुल्क में एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर दिया गया। देखिए शुल्क में क्या है, अगर आपका बायोमेट्रिक अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपका बायोमेट्रिक फी के लिए 200 एक्स्ट्रा लगेगा। हर परीक्षा के लिए 200 रुपये लगेगा, ठीक है। हर परीक्षा के लिए 200 रुपये लगेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड के थ्रू बायोमेट्रिक नहीं हो पाएगा तब, ठीक है। देखिए अगर फॉर्म भरने के फी की बात करें तो 600 रुपये आपका फॉर्म फी लगेगा जनरल वालों के लिए, 600 रुपये, पता है हर बार यही लिया जाता है लगभग। उसका बिहार राज्य के अगर SC ST है उनको 150 रुपया फी लगेगा, ठीक है। अब बिहार राज्य के स्थायी निवासी है और महिला अनारक्षित दोनों महिला उम्मीदवार को यानी कि बिहार राज्य के में रहने वाले जितने भी महिला हैं उनको भी 150 रुपये लगेगा। सिर्फ यहाँ पर 600 रुपया किसको लगेगा? जनरल वाले को जो बिहार राज्य में रहते हैं या बाहर रहते हैं, ठीक है। बाहर रहते हैं सारे जनरल में पूरा फॉर्म भरेंगे तो उनको पूरा काउंट किया जाएगा जनरल के रूप में, ठीक है। उसके बाद अन्य समय उम्मीदवार को 600 रुपया लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ बात किया गया वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या नहीं दिया जाएगा, आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फी 200 रुपया नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं देते हैं तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं तो एग्जाम पैटर्न में क्या ना एक ही परीक्षा होगा। अभी जितना भी सारणी 1 सारणी 2 दिखाया गया ना ये सारा का एक ही परीक्षा लेगा। PT एक ही होगा, उसके बाद फिर मेंस अलग अलग हो जाएगा और फिर अलग अलग सिलेबस हो जाएगा। देखिए
देखिए पीटी जो है सभी का सामान्य होगा, सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा उसमें, जैसा कि पता है सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, जिसमें 2 घंटे का आपको पेपर जाएगा, सामान्य 2 घंटे का पेपर रहेगा और 150 अंक रहेगा उसमें, टोटल 150 अंक रहेगा। ठीक है, नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव होगा, ठीक है, एक गलत उत्तर पे नेगेटिव किया जाएगा। ठीक है, अंकन है नेगेटिव उत्तर। अब देखिए क्या है ना, अगर प्रारंभिक परीक्षा जो है महज एक जांच परीक्षा है, इसमें मेंस लिया जाएगा, मुख्य परीक्षा लिया जाएगा, तो प्रारंभिक परीक्षा में जितना अभ्यर्थी जितना पास होंगे उतना नहीं लिया जाएगा, जितना सीट है ना उसका 10 गुना लिया जाएगा। ठीक है, सीट का 10 गुना लिया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए 100 सीट है तो कितना को मेंस में बुलाया जाएगा, 1000 लोगों को ही मेंस में बुलाया जाएगा। अगर 235 है तो उसका 10 गुना कर लीजिए, तो कितना हो गया आपका 2350 लोगों को बुलाया जाएगा मेंस लिखने के लिए। ठीक है, सही गुना किए ना, हाँ सही गुना किए। हाँ, अब देखिए पीटी में क्या क्या पूछा जा सकता है, पीटी में क्या क्या सिलेबस है। पीटी में सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस से पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं करंट अफेयर्स है वो पूछा जाएगा, भारत का इतिहास पूछा जाएगा, बिहार का इतिहास की प्रमुख विशेषताएं पूछे जाएंगे, सामान्य भूगोल पूछा जाएगा, बिहार के प्रमुख जो भौगोलिक प्रभाग है उसके बारे में पूछा जाएगा, बिहार का नदिया के बारे में पूछा जाएगा, भारत का राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बिहार का योगदान, और जो कुछ जो मानसिक योग्यता है उससे पूछा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सिलेबस कम किया गया है पिछले बार की तुलना में। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या न्यूनतम कितना लाना होगा, तो ये तो सिर्फ ऐसे ही लिखा जाता है, कटअप तो हाई जाता ही है, फिर भी देख लो। सामान्य वर्ग के लिए जो है प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, अनुसूचित जनजाति महिलाओं के दिव्यांग के लिए 32% है। ठीक है, ये न्यूनतम होता है। ठीक है, न्यूनतम लाना अनिवार्य है, इससे अगर कम लाओगे तो ऐसे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, अब देखिए मुख्य परीक्षा में क्या होगा, मेंस में क्या होगा। मेंस जो अलग अलग का अलग अलग दिया गया पैटर्न देखिए, सबसे पहले 69th जो कंबाइंड परीक्षा है उसके लिए आपको मेंस में 4 पेपर होगा। पहला एगो हिंदी का पेपर होगा, दूसरा आपका GS1 GS2 होगा और GS3 होगा, फिर अगर ऐसे का पेपर निबंध 4 पेपर होगा जनरल में। ठीक है, जो अनिवार्य विषय होगा, उसके बाद वैकल्पिक भी होगा। देखिए तो हिंदी वाला जो होगा वो 100 अंक का होगा, हिंदी वाला एक पेपर होगा 100 अंक का होगा, इसको मेधा में शामिल नहीं किया जाएगा, 30% इसमें लाना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद जो जनरल स्टडीज है उसमें 300 अंक का होगा, 300 अंक का होगा, उसका जनरल स्टडी 2 उसमें भी 300 अंक का होगा, ए से भी 300 अंक का। उसके बाद जो वैकल्पिक है 69 बीपीएससी के लिए जो वैकल्पिक है, वैकल्पिक ऑप्शनल में देखिए क्या गया, पिछला बार ऑप्शनल में क्या होता था ना कि लिखना होता था, अब से ऑप्शनल क्या कर दिया गया, एमसीक्यू कर दिया गया। 100 प्रश्न रहेंगे, सारा क्या रहेगा एमसीक्यू रहेगा। अब देखिए क्या क्या चुन सकते हैं आप ऑप्शनल में, कृषि विज्ञान, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, इस प्रकार से ये सब आप थोड़ा देख लीजिएगा, काफी लंबा लिस्ट है। ठीक है, तो इसमें से आप लोग कोई भी चुनना है। ठीक है, काफी लैंग्वेज भी है और सब्जेक्ट भी है, तो ये सब में से कोई भी आप ऑप्शनल में चुन सकते हैं और 100 अंक का एमसीक्यू बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था 69 बीपीएससी के लिए। अब हम लोग आते हैं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी वाला। तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी वाला वो 3 पेपर होगा मुख्य परीक्षा में, मेनली अनिवार्य रूप से 3 होगा और एक वैकल्पिक भी होगा। देखिए जो अनिवार्य विषय है उसमें सामान्य हिंदी से प्रश्न रहेंगे, 100 अंक के प्रश्न रहेंगे। उसके बाद जो सामान्य अध्ययन है प्रथम पेपर यानी कि जीएस पेपर 1 उससे 300 अंक रहेंगे, उसका GS2 उससे 300 अंक का रहेगा। तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर कितना होगा 700 हुआ। तो ये मेरिट के लिए नहीं है, ये दोनों मेरिट के लिए, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। देखिए वैकल्पिक विषय जो है वो ऑप्शनल जो होगा 300 अंक का होगा। ठीक है, 300 अंक का होगा और इसमें क्या आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, विषय आधारित होगा यानी कि लिखना पड़ेगा। ऊपर वाला में एमसीक्यू था, यहाँ पर विषय आधारित। क्या क्या आप चुन सकते हैं, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके थे हम लोग। अब आते हैं वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के बारे में। इसमें भी 3 पेपर होगा अनिवार्य रूप से। पहला हिंदी वाला सब में है रहेगा ही 100 अंक का, 30% लाना अनिवार्य है हिंदी वाला में। दूसरा GS1 जो 300 अंक का होगा, फिर GS2 वो भी 300 अंक का होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ हिंदी वाला मेरिट में काउंट नहीं होगा, बाकी ये दोनों मेरिट में काउंट होगा। इसमें भी आपका ऑप्शनल है, इसमें ऑप्शनल जो होगा वो भी 300 अंक का होगा। अब क्या क्या ऑप्शनल चुन सकते हैं, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी, ये चुन सकते हैं आप लोग। ठीक है,
और यही सब जो है सब्जेक्ट वाला इसको भर भी सकता है, सब लोग नहीं भर सकते, ठीक है। यहाँ भी लिखना होगा आपका विषय आधारित होगा, विषयनिष्ठ आधारित होगा। अब देखिए पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी वाला जो टेक्निकल वाला है उसमें 4 पेपर होगा अनिवार्य। पहला हिंदी वाला जो 100 अंक का होना है, 30% लाना अनिवार्य है। उसके बाद GS1 इसमें 300 अंक आपका 300 अंक का होगा। उसका GS2 300 अंक का होगा। अब फिर इसमें भी निबंध है, डीएसपी वाला में भी निबंध है 300 अंक का। तो 69 बीपीएससी वाला में इसमें 300 अंक का एक अलग से निबंध का पेपर है। अब देखिए इसमें क्या क्या आपका ऑप्शनल चुना जा सकता है। तो ये जो ऑप्शनल जो है ये सब चुना जाएगा। 300 अंक का 300 मार्क्स का ये भी ऑप्शनल होगा। अब देखिए ऑप्शनल में क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद इंफॉर्मेशन IT, ठीक है, टेक्नोलॉजी, उसका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। ये सारे सब्जेक्ट के रूप में आप ऑप्शनल चुन सकते हैं डीएसपी टेक्निकल वाला। अब देखिए क्या है ना, प्रारंभिक परीक्षा सफल होने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा का लिए अलग से फिर आपका क्या लिया जाएगा, आपका शुल्क लिया जाएगा और फॉर्म भराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यही बता दिया गया कि जो मुख्य परीक्षा होगा सबके लिए अलग अलग होगा, पीटी सबका सामान्य होगा, ठीक है। उसके बाद जो पत्र होगा ना दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ रहेगा और सभी पत्र जो है हिंदी इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो लिखा गया है कि हाँ मुख्य परीक्षा पास होने के बाद जो इंटरव्यू के लिए कितना बुलाया जाएगा, 2.5 यानी कि 1.5 गुना 2.5 गुना बुलाया जाएगा, 2.5 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मुख्य परीक्षा के बाद जो आपका जो व्यक्तिगत इंटरव्यू जो होगा, व्यक्तिगत परीक्षण जो होगा इंटरव्यू होगा, जिसको हम लोग फेज 3 बोल सकते हैं। तो फेज 3 कितना अंक का होगा, 120 मार्क्स का होगा, ठीक है। 120 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो इंटरव्यू शामिल होना अनिवार्य है। अगर आप शामिल नहीं होंगे तो आपको ऐसे ही मतलब आपका मेरिट नहीं बनेगा, परीक्षा फल नहीं बनेगा, मतलब पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पर कुछ बातें और कही गई कि स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एक गठित बोर्ड, चिकित्सा बोर्ड गठित किया जाएगा, वही आपकी जांच करेगी। 16 रुपये आपका पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मेधा सूची में जो कैसे कैसे काउंट होगा, मेधा सूची के लिए जो 69 बीपीएससी वाला है 59वीं जो संयुक्त मुख्य परीक्षा है वो 900 अंक का मेरिट बनाएगा, ठीक है। 900 अंक का मेन परीक्षा में, उसमें सामान्य अध्ययन का होगा पेपर 1 300 अंक का, और सामान्य अध्ययन पेपर 2 300 अंक का, 300 अंक का निबंध, यानी पहला पेपर जो था हिंदी वाला वो मेरिट में काउंट नहीं होगा। 300 पेपर 1, 300 पेपर 2 और 300 निबंध, यानी कितना हो गया 3 3 6 900 900 हो गया आपका मुख्य परीक्षा से, और 120 जो है वो हो गया किससे, इंटरव्यू से। तो कुल मिला कितना हो गया 1020 अंक का आपका मेरिट बनाने में काम देगा 69 बीपीएससी में। अब आते हैं बाल विकास परियोजना वाला, यानी कि क्या है सीडीपीओ वाला। सीडीपीओ वाला भी 900 अंक का ही मेन परीक्षा होगा, उसका मेरिट बनेगा। उसमें पेपर 1 के लिए 300, पेपर 2 के लिए 300 और ऐच्छिक जो है ऐच्छिक के लिए 300। 69 बीपीएससी वाला में जो पेपर जो था ना कौन सा ऑप्शनल वाला वो काउंट नहीं होगा मेंस में, सीडीपीओ में काउंट होगा ऐच्छिक ऑप्शनल वाला, ठीक है। अब देख क्या है, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू जो 120 अंक का होगा, कुल 1020 का भी सीडीपीओ का भी मेरिट का अंक होगा। उसी प्रकार से पुलिस जो उपाधीक्षक वाला है वो 1200 अंक का आपका मेंस वाला होगा। जो जीएस पेपर 1 है वो 300 अंक का होगा, जीएस पेपर 2 300 अंक का, निबंध 300 अंक का। इसका जो आपका जो ऐच्छिक है ऑप्शनल उसका भी काउंट हो जाएगा मेरिट में, और साक्षात्कार 120 का तो है ये। तो यहाँ पर 1320 अंक का आपका मेरिट बनेगा किसमें, डीएसपी वाला। काफी टफ लग रहा है। एक तो सबसे पहली बात तो इतना अलग क्राइटेरिया है, इतना सारा एग्जाम देना पड़ेगा, एक ही वैकेंसी, कंपटीशन इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट बात थी जो इस फॉर्म में मेंशन, और भी चीज़ें हैं जो बारीकी से जानना है तो आप थोड़ा सा पीडीएफ भी पढ़ लीजिएगा खुद से। ओवरव्यू मैं दे दिया। उसका देखिए क्या है, ये तो बता चुके हैं कि ऑनलाइन आवेदन कब से होगा, 15 जुलाई से शुरू होगा, कब खत्म होगा, 5 अगस्त को खत्म होगा 23 में। उसके बाद एक बात और है कि कार्यालय भेजना नहीं है, हार्ड कॉपी कार्यालय भेजना नहीं है, लेकिन आपको पीडीएफ जमा करना, पीडीएफ अपलोड करना पड़ेगा। जो चीज़ का पीडीएफ मांगा गया उसको अपलोड करना पड़ेगा। और जो किस वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरना है, तो ये जो वेबसाइट का लिंक है यहाँ पर आपको फॉर्म भरना है। पेमेंट वेमेंट के बारे में बता दिए, और कैसे क्या भरा था वो आप लोगों को पता ही होगा। तो फिर भी डिटेल से अगर जानना है कैसे भराता है तो कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, या फिर आप कहीं और भी देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ यूट्यूब में कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से सारा चीज़ें जो है उसको मैंने क्लियरली डिटेल से यहाँ पर डिस्कस कर दिया है।
जो भी इस नोटिफिकेशन में मेंशन है। सिलेबस के बारे में बता दूं, सिलेबस जो है बीपीएससी की वेबसाइट पे ऑलरेडी वहां पर डला हुआ है, उसका मेंस का सिलेबस, ठीक है। तो मेंस का सिलेबस वगैरह सारा वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सिलेबस वगैरह भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्लास को, इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।